साथियों नमस्कार। पिछले 2 दिन से लगातार आप समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं कि एक छोटे से आतंकी संगठन या यूं कहें वायरल भाषा में अगर हम कहें तो एक लप्पू से झिंगुर से आतंकी संगठन ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में गिने जाने वाले इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक छोटे से आतंकी संगठन के पास में कहां से इतने संसाधन आ जाते हैं कि वो हिम्मत जुटा पाता है सीधे जाकर विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मी से मुकाबला करने की। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हमें देखना होगा विश्व की इस हमले के ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया को यदि हमले के बारे में हम देखते हैं तो भारत का पक्ष यहां हम देखते हैं तो भारत यहां इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि हम देखें यूएस तो यूएस भी स्पष्ट रूप से इजराइल के पक्ष में हमें यहां दिखता है। उसके बाद यदि हम बात करें यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी यहां इजराइल का पक्ष लेता हुआ है। इसी प्रकार से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी लगभग पक्ष ले रही हैं, किसका? इजराइल का पक्ष यहां ले रही हैं। इजराइल को यहां सही बता रही हैं, हमास की गलती यहां बताई जा रही है। जबकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या यूं कहें इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें से कुछ कंट्रीज जैसे कि ईरान, जैसे कि टर्की, जैसे कि सीरिया और जैसे कि लेबनान, ये सभी जो देश हैं ये यहां हमास के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। इवन लेबनान ने तो हमास के साथ मिलकर आक्रमण भी चालू कर दिया है, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इन प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा विश्व दो भागों में यहां बट गया है। एक भाग में है यूएसए और पश्चिम यूरोप के देश और दूसरे भाग में है मिडिल ईस्ट या इस्लामिक कंट्री जो कि हमास के पक्ष में हमें खड़ी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार का ये जो बंटवारा है वो क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और हमें विश्व की व्यवस्था देखनी होगी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की यदि हम बात करें तो 1939 से लेकर 1949 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और 1949 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके पश्चात पूरा विश्व दो केंद्रों में बट जाता है, बाइपोलर जिसे व्यवस्था कहा जाता है। और ये बाइपोलर व्यवस्था में एक पोल या एक केंद्र होता है यूएसए और दूसरा केंद्र होता है यूएसएसआर जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरा विश्व इन दो खेमों में बट जाता है। यूएसए और यूएसएसआर विश्व के सभी देशों को अपनी तरफ लेने का प्रयास प्रारंभ यहां से कर देते हैं और इसी प्रयास के तहत यूएसए एक संगठन बनाता है जिसमें वो पश्चिम यूरोप के देशों को सम्मिलित करता है। पश्चिम यूरोप के देशों को सम्मिलित करते हुए एक संगठन बनाया जाता है 1949 में यूएसए के द्वारा जिसे नाटो का नाम दिया जाता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। और इसके जवाब में यहां पूर्वी यूरोप की तरफ यूएसएसआर या रशिया भी एक संगठन अपना बना लेता है। तो पैरेलल रूप से अलग अलग देशों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश यहां यूरोप में सबसे पहले की जाती है। यूरोप के पश्चात ये बाइपोलर व्यवस्था जो विश्व में बनी थी वो शिफ्ट हो जाती है एशिया की तरफ और मिडिल ईस्ट में जाके या यूं कहें कि सेंट्रल एशिया में जाकर वापस से कोशिश करते हैं दोनों ही देश, दोनों ही ध्रुव, यूएस भी और यूएसएसआर भी। तो अमेरिका या यूएस यहां पर क्या बनाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है CENTO, सेंटो, या इसे METO के नाम से भी जाना जाता है या इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सेंटो का तात्पर्य है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मीटो को हम कह देंगे मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बगदाद पैक्ट के माध्यम से इनको स्थापित किया जाता है और यूएस जितनी भी सेंट्रल एशिया की उसकी पक्ष की कंट्रीज हैं उनको इसमें क्या करता है? शामिल करता है, उन्हें आर्थिक और हथियार संबंधी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराता है। तो इस प्रकार मिलिटराइजेशन हो जाता है। मिलिटराइजेशन का मतलब बहुत ही ज्यादा हथियारों की सप्लाई यहां पर यूएसए के द्वारा की जाती है। किसको? सेंटो और मीटो क्षेत्र के जो देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसी प्रकार का एक गठबंधन यहां यूएसएसआर के द्वारा भी विकसित कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये द्विध्रुव व्यवस्था जो कि यूरोप में प्रारंभ हुई थी शिफ्ट होकर कहां आ जाती है? मिडिल ईस्ट एशिया में आ जाती है और मिडिल ईस्ट एशिया से फिर ये शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाती है? साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाती है और साउथ ईस्ट एशिया में
फिर से एक गठबंधन बनाया जाता है जिसे सिएटो के नाम से जाना जाता है, और सिएटो में वो देश सम्मिलित होते हैं जो यूएस के पक्ष में होते हैं। तो सिएटो का तात्पर्य है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से यूएसएसआर या रशिया को काउंटर करने के लिए यूरोप और एशिया में अपने गठबंधन खड़े करता है, जिन्हें नाटो, सेंटो और सिएटो के नाम से जाना जाता है। और यहीं से प्रारंभ होती है यूएस द्वारा अलग अलग देशों का पक्ष लेने की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। और इसी के तहत अब यहां रशिया के प्रभाव को काउंटर करने के लिए इजराइल में क्या लेता है, मिडिल ईस्ट में, इजराइल भी एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्री है, वहां भी इजराइल के पक्ष में यूएसए खड़ा दिखाई देता है। तो ये तो सबसे पहला कारण हुआ कि क्यों यूएसए पक्ष में खड़ा है इजराइल के। अब बात करते हैं कुछ देश इजराइल के विपक्ष में भी यहां खड़े दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इजराइल के विपक्ष में यहां पर खड़े हैं, और आने वाले कुछ समय में हमें इनके ऊपर हमला भी देखने को मिल सकता है। तो दो बड़े देशों की तो हमने यहां बात कर ली। एक तो यूएसए के यहां इजराइल के पक्ष में खड़ा होने का कारण है कि यूएसए मिडिल ईस्ट में इजराइल को सबसे शक्तिशाली देश बना चुका है। तो मिडिल ईस्ट पे अपना होल्ड रखने के लिए यूएसए यहां इजराइल के साथ में खड़ा है। और जैसा हमने देखा, यूएसएसआर या रशिया और यूएसए हमेशा एक दूसरे के विपरीत दूर रहे हैं। तो यहां यूएसए इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तो निश्चित रूप से रशिया यहां हालांकि साफ तौर पर विपक्ष में नहीं खड़ा, इजराइल के हमास का साफ तौर पर समर्थन नहीं करता, लेकिन तटस्थ रहकर या यूं कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से रशिया का समर्थन यहां हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई दो बड़े देशों की, यूएसए और रशिया की। अब यूएसए और रशिया द्वारा ये कंपटीशन जो प्रारंभ किया गया था वर्ल्ड में, वो कंपटीशन बाइपोलर व्यवस्था थी, दो ही शक्ति के केंद्र थे। लेकिन हाल के दिनों में शक्ति का एक तीसरा केंद्र हमें विश्व में देखने को मिलता है, और वो केंद्र है चाइना। और गुटबाजी में अंतर भी अब हमें देखने को मिलता है। गुटबाजी में अंतर किस प्रकार का देखने को मिलता है? पहले जो गठबंधन बनाए जाते थे यूएसए और रशिया के द्वारा, जैसे हमने बात की नाटो, जैसे हमने बात की सिएटो, जैसे हमने बात की सेंटो, ये सभी गठबंधन रक्षा सहयोग पर आधारित गठबंधन थे। यानी सीधा रक्षा के क्षेत्र में या यूं कहें कि सीधा युद्ध करने की बात की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई और युद्ध की जगह आज व्यापारिक सहायता या व्यापारिक मार्ग को विकसित कर या रोक करके एक देश दूसरे देश की या तो हेल्प करता है या उसके मार्ग में रुकावट डालता है। तो इसी प्रकार इसी प्रयास के तहत चाइना भी यहाँ क्या आ जाता है, रोल में आ जाता है। चाइना यहाँ किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से रोल में आता है उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश अब हैं जो संभावित रूप से अटैक कर सकते हैं, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और कौन से ऐसे देश हैं जिनकी संभावना ये है कि वो हैं तो इजराइल के आसपास में इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, लेकिन संभावना नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। आइए सारी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले इजराइल के आसपास के देशों को यदि हम देखें तो बात करेंगे सबसे पहले हम यूएई जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सूडान और उसके बाद में मोरक्को। अब यूएई, सूडान और मोरक्को तीनों यदि हम देखें तो मोरक्को यहाँ भूमध्य सागर के माध्यम से, सूडान भी भूमध्य सागर के माध्यम से, और यूएई भी यहाँ जॉर्डन का, यहाँ इजराइल का जो है पड़ोसी देश हैं। तो ये तीनों के तीनों किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड हैं, किससे, इजराइल से, और हो सकता है पड़ोसी देश होने के नाते ये क्या करें, इस चीज में अपना पक्ष या विपक्ष रखें। लेकिन ये पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे उसकी चर्चा से पहले हमें बात करनी होगी एक अब्राहम अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में एक समझौता हुआ, किस किस के बीच में, सूडान के बीच में, यूएई के बीच में, मोरक्को के बीच में और इजराइल के बीच में, और साथ ही साथ एक और कंट्री थी बहरीन। ये चारों कंट्री इजराइल के साथ में मिलकर समझौता कर लेती हैं कि अब ये इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे, और इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था, अरब इजराइल का जो संघर्ष चल रहा था, उससे ये दूर रहेंगे। तो कम संभावना लगती है कि ये देश, चूंकि इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर दिया है, तो अब्राहम अकॉर्ड के अनुसार संभावना कम लगती है
कि ये देश सीधे तौर पर यहाँ इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो संभावना समाप्त हो जाती है कौन कौन से देश की, हम देखते हैं कि यहाँ 3 देशों की संभावना समाप्त हो जाती है, सूडान, मोरक्को और यहाँ यूएई की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है कि वो किसी प्रकार से अटैक इजराइल के ऊपर करेंगे। दूसरी संभावना की यदि हम बात करें तो यहाँ हमें ऊपर दिखाई देता है टर्की, और टर्की से नीचे दिखाई दे रहा है सीरिया, और सीरिया से नीचे की तरफ लेबनान हमें दिखाई देता है। तो लेबनान तो सीधे तौर पर हमला बोल चुका है, लेबनान तो सीधे तौर पर हमला बोल ही चुका है, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सीरिया की। तो संभावना है कि सीरिया में जिस प्रकार के प्रदर्शन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि यहां सीरिया स्पष्ट रूप से साथ खड़ा है हमास नाम के आतंकी संगठन पर, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीरिया का हमला भी हमें देखने को मिले इजराइल के ऊपर, क्योंकि सीरिया भी क्या है, एक मुस्लिम या इस्लामिक कंट्रीज है, और अरब इजराइल युद्ध के अंतर्गत यह अरब जो देशों का पक्ष है उसके साथ में खड़ा है, और इजराइल को यहाँ क्या मानता है, ये मानता है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर कब्जा किया है वो गलत है। तो इस व्यू के साथ में सीरिया यहाँ इजराइल के ऊपर आने वाले दिनों में हमला कर सकता है। और जैसा कि आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, टर्की में एक बड़ा आंदोलन वहां के नागरिकों द्वारा कर दिया गया है, और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जाकर क्या करें, सहयोग करें, किसका, हमास का, और इजराइल के ऊपर हमला बोले। तो 3 तरफ से हमला हमें यहां देखने को मिल सकता है। पहला हमला देखने को मिल सकता है हमें यहां सीरिया की तरफ से, दूसरा टर्की की तरफ से, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह नाम का आतंकी संगठन है वो इतना मजबूत आतंकी संगठन है कि वो सरकार के पैरेलल अपने काम जारी रखता है। उसने तो ऑलरेडी इजराइल के ऊपर हमला बोल ही दिया है। तो 3 देशों की संभावना तो हमने देख ली थी कि नहीं है, बहुत कम है संभावना कि ये इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य देशों की जो इजराइल के आसपास स्थित हैं उनकी यदि हम बात करें तो एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट की यदि हम बात करें तो इजिप्ट के साथ में 1994 में एक पैक्ट साइन हो जाता है, और इजिप्ट जो है नॉन नाटो के रूप में, नॉन नाटो कंट्री के रूप में अमेरिका का भी सहयोगी है। तो यहाँ इजिप्ट की संभावना भी जो है वो कम दिखाई देती है कि वो किसी प्रकार का अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर करेगा, तो ये संभावना भी कम दिखाई देती है। उसके बाद यदि हम बात करें जॉर्डन की, जो कि इजराइल के बिल्कुल बगल में स्थित एक देश है, इसके साथ भी 1994 में इजराइल की पीस ट्रीटी हो चुकी है। तो यहाँ जॉर्डन भी स्वीकार कर चुका है कि इजराइल जो है वो यहाँ सही है। तो इजराइल, जॉर्डन की तरफ से भी हमला इजराइल पर होगा, इसकी संभावना भी हमें कम लगती है। अब जो बचे हुए देश हैं उनमें से एक है सऊदी अरेबिया, एक देश है ईरान, एक देश है इराक, एक देश है अफगानिस्तान, और एक है पाकिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट एशिया के अंतर्गत नहीं आते, ये पाकिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया का देश है, अफगानिस्तान भी दक्षिण एशिया का देश है। ये दोनों किस प्रकार से यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ रशिया और चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले पड़ोसी देशों की बात करें तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे हम इराक की और टर्की की और ईरान की। पहले बात करते हैं हम ईरान की। तो देखिए, ईरान और यूएस आपस में धुर विरोधी हैं। धुर विरोधी क्यों हैं? सबसे पहली चीज तो ईरान इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते साथ खड़ी है यहाँ पे ये हमास नाम के आतंकी संगठन के। दूसरा, यूएस यहाँ इजराइल के साथ में खड़ा है, और यूएस की दुश्मनी किससे है? ईरान से है। ईरान से क्यों है? क्योंकि ईरान यहाँ अपना जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है उसकी यूएस द्वारा मनाही की गई है। यूएस चाहता है कि वो परमाणु कार्यक्रम न चलाएं। इसके कारण दोनों देशों में खटाई पड़ी हुई है, खटास में है दोनों देशों के रिश्ते। और यहाँ हो सकता है कि ईरान प्रत्यक्ष ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ सहयोग करे, किसको? हमास आतंकी संगठन को सहयोग करे। और इतने संसाधन जुटा के वो हमला कर रहा है, तो हो सकता है पूर्व में इस प्रकार का जो सहयोग है वो किया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्की की। तो टर्की जो है वो हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो नाम का संगठन बना था, उस नाटो नाम के संगठन में टर्की को भी सम्मिलित किया गया था। लेकिन 2003 में एक घटना होती है कि इराक पे हमला करने के लिए, ईरान और इराक का युद्ध जब छिड़ता है और इराक जब कोशिश करता है कुवैत पे कब्जा करने की, तो उस समय अमेरिका हस्तक्षेप करता है और टर्की से इराक पर हमला करने के लिए रास्ता मांगता है। टर्की रास्ता देने के लिए मना कर देता है। तब से
यूएस और टर्की के जो रिश्ते हैं वो भी खराब चल रहे हैं। इसके कारण संभावना पूरी है कि टर्की भी यहाँ अटैक कर सकता है, किसके ऊपर, यहाँ इजराइल के ऊपर अटैक को अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इराक की। इराक की यदि हम बात करें तो इराक और यूएस के जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक हैं। बीच में थोड़ा गड़बड़ ईरान और इराक, यूएस और इराक के रिश्तों में हुई थी, लेकिन फिलहाल ये संभावना दिख रही है कि इराक जो है वो यूएस के विरुद्ध जाकर यहाँ पर हमला नहीं करेगा, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो इराक की बात हो गई, ईरान की हमने बात कर ली, टर्की की हमने बात कर ली। ईरान के साथ में एक और जो रिश्ते बिगड़ने का जो कारण था वो कारण था कि इराक जो है, जो ईरान है, ईरान का जो एक मेजर जनरल सुलेमानी था, उस सुलेमानी के ऊपर अमेरिका की जो फोर्स हैं उन्होंने हमला करके इराक में इस सुलेमानी नाम के मेजर जनरल को मार गिराया था। तब से ईरान की जो दुश्मनी है, या यूँ कह सकते हैं ईरान के जो रिश्ते हैं वो यूएस के साथ में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसलिए संभावना ये है कि ईरान यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जरूर सहयोग कर सकता है इजराइल को। टर्की की यदि हम फिर से बात करें तो टर्की में एक और घटना होती है, और घटना ये होती है कि जो खगोशी, जो कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन पोस्ट नाम की जो प्रेस है उसके एक पत्रकार होते हैं जमाल खगोशी की जो हत्या है वो टर्की में कर दी जाती है। वो टर्की में कर दी जाती है, और कैसे कर दी जाती है, सऊदी अरब का जो दूतावास होता है, उस सऊदी अरब का जो दूतावास होता है टर्की में, वहां इस जमाल खगोशी की हत्या कर दी जाती है। तो यहां हमें सऊदी अरब के साथ में जो रिश्ते हैं वो भी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, किसके, यूएस के। प्रारंभिक दौर की यदि हम बात करें तो यूएस और सऊदी के जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक थे, लेकिन जमाल खगोशी की हत्या के पश्चात सऊदी अरेबिया और यूएस के रिश्ते थोड़े बिगड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ये मानता है, ऐसी रिपोर्ट कुछ आई है कि जमाल खगोशी की हत्या में सीधे सीधे सऊदी अरब का हाथ था। लेकिन G20 की मीटिंग में भारत के सहयोग से आईमैक नाम का एक जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसमें यहाँ सऊदी अरब और इजराइल का सहयोग हमें देखने को मिला था। तो संभावनाएं कम हैं, यूएस के बीच बचाव में संभावनाएं कम हैं कि सऊदी अरब भी यहाँ सीधे तौर पर मदद करेगा, किसकी, हमास की, और इजराइल के ऊपर हमला बोलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमला होने की संभावना इजराइल के ऊपर किस तरफ से है, अप्रत्यक्ष रूप से तो ईरान यहाँ क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है हमास को। इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सीरिया, लेबनान ने हमला बोल ही दिया है, और तुर्की भी यहाँ हमला बोल सकता है। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के इन दो देशों की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान जो कंट्री है वो दक्षिण एशिया कंट्री है। यहाँ बहुत तालिबान नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसकी सरकार है, और आतंकी यहाँ एकता दिखाते हुए अफगानिस्तान के जो आतंकी हैं उनके द्वारा भी एक आश्चर्यजनक बात कही गई है कि हम यहाँ इतनी दूर से पैदल नहीं आ सकते, तो हमें हेलीकॉप्टर अवेलेबल करा दिया जाए तो हम यहां जाकर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। और हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है तो हम पैदल आ ही रहे हैं और आके हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। तो इस प्रकार की कट्टरता आतंकवादी जो समूह है उनके द्वारा दिखाई जा रही है। तो ये थी पूरे देश की वैश्विक परिस्थिति। यूएस की हमने बात की, किस प्रकार से यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ भारत का इन्वॉल्वमेंट जो हो जाता है वो किस कारण हो जाता है, वो हो जाता है आईमैक नाम का, आईमैक प्रोजेक्ट, जो कि भारत का मुंबई से चालू होने वाला एक प्रोजेक्ट है। और ये यहाँ सऊदी अरब, इजराइल से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, यूरोप तक एक व्यापारिक मार्ग बनाया जाएगा। इस व्यापारिक मार्ग के कारण भारत ये चाहेगा कि सऊदी अरब यहाँ इजराइल के सहयोग में रहे। अब यहीं से चाइना का रोल स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत, जैसा मैंने आपको बताया, अब रक्षा सहयोग की जगह व्यापारिक सहयोग, और व्यापारिक सहयोग को रोकना भी वैश्विक कूटनीति के एक अंग हो गए हैं। तो यहां चाइना नहीं चाहेगा कि भारत अपने इस रूट को डेवलप करके सीधा यूरोप तक अपना एक्सेस बना सके। इसीलिए चाइना यहां हमें हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता हुआ दिखे। किसको मदद करता हुआ दिखे, हमास नाम के संगठन को मदद करता हुआ दिखे। इसी प्रकार रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और रशिया और यूएस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसी कारण
रशिया भी हमें यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से दिख सकता है कि सहयोग करे किसका, हमास आतंकी संगठन का। तो ये तो थे पूरे विश्व के जो केंद्र हैं कि किस प्रकार से एक गुट पक्ष में हो गया इजराइल के और एक गुट इजराइल के विपक्ष में है, क्यों हुआ इसकी भी हम बात कर चुके हैं। क्यों, और इस रास्ते का जो विरोध है वो क्यों करना चाह रहा है चाइना, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना भी इस प्रकार के जो मार्ग हैं वो डेवलप कर रहा है। चाइना ने अपनी वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत इस तरह से यहाँ चाइना के आर पार कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान, ईरान से टर्की होते हुए यूरोप तक एक रास्ता बनाने की कोशिश की है। ये तो रोड मार्ग बनाने की बात की है। इसी तरह समुद्र के मार्ग से भी यूरोप पहुंचने की कोशिश चाइना कर रहा है। कैसे, यहाँ अपने यहाँ वाले पोर्ट से होते हुए म्यांमार होते हुए चाइना, म्यांमार के बाद वियतनाम के पश्चात यहाँ मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया होते हुए मलक्का स्ट्रेट से निकलकर मालदीव, श्रीलंका और मालदीव होके और फिर इस प्रकार से यहाँ इस खाड़ी से होते हुए यहाँ भूमध्य सागर तक पहुंचते हुए यूरोप तक एक्सेस करने का प्लान चाइना का भी है। तो चाइना चाहता है कि वन बेल्ट वन रोड वाला ये जो प्रोजेक्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए भारत का आईमैक वाला जो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाए। और आईमैक वाला प्रोजेक्ट कब फेल होगा, जब भारत जिससे ये आईमैक, भारत का आईमैक प्रोजेक्ट गुजर रहा है उस मार्ग में आ रहा है इजराइल, उस मार्ग में आ रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब और इजराइल में यदि अस्थिरता रहती है तो निश्चित रूप से ये जो आईमैक वाला प्रोजेक्ट है ये भारत का क्या कर सकता है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम वाला जो प्रोजेक्ट है वो भारत का क्या पड़ सकता है, खटाई में पड़ सकता है। तो ये विभिन्न देशों के अलग अलग हित थे कि किस प्रकार से हितबद्ध होकर दो गुटों में पूरा देश बट गया है। बहरहाल पूरे विश्व जो है वो दो प्रकार के गुटों में बट गए हैं। लेकिन यहाँ अब फिर से एक प्रश्न निकल कर आता है कि क्या विश्व के देशों के जो स्वार्थ हैं वो इतने संकीर्ण हो गए हैं और इतने संकीर्ण हो गए हैं कि आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे दिया जाए। और क्या केवल, जैसा हमने देखा कि प्रतिक्रिया विभिन्न देशों ने दी इजराइल के साथ खड़े होने की, तो क्या केवल निंदा प्रस्ताव पारित करना या फिर आतंकी संगठन का निंदा करना या अप्रत्यक्ष रूप से उसको गलत बताना, केवल इतना कह के ये तीसरी कर लेना चाहिए या फिर डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए? अब डायरेक्ट एक्शन का समय जो है वो आ गया है, क्योंकि आज इजराइल पे इस प्रकार का हमला हुआ है और भारत इस प्रकार के हमलों से अछूता है ही नहीं। हम सभी को पता है जो पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन है वो इस प्रकार के हमले भारत पर करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है वो अपील है, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है हमारी, जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं, उनसे अपील है कि डायरेक्ट एक्शन जो है, फॉरवर्ड पॉलिसी इसके लिए अपनाई जाए और निंदा की जगह सीधा सहयोग यहाँ पर जुटाया जाए और विश्व के विभिन्न जो देश हैं जो कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट उनको हो जाना चाहिए और प्रत्यक्ष कार्रवाई यहाँ पर हमास के विरुद्ध कर देनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के आतंकी जो हमले हैं वो अलग अलग देशों में इस प्रकार से आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचाएं। इस प्रकार का प्रयास विभिन्न देशों को अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए कर लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो देश हैं, जैसे हम देखें यूएसए में भी प्रदर्शन किए गए, किसके पक्ष में झंडा फहराया गया, किसका, इजराइल का। इसी प्रकार टर्की में क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि जाके वो हमास का साथ दे। लेकिन जब इस प्रकार का प्रदर्शन ये लोग कर सकते हैं, आतंकी संगठन कर सकते हैं, अफगानिस्तान जो कि इतनी दूर स्थित एक संगठन है, आतंकी संगठन है तालिबान, वो भी यहाँ मदद देने की बात सीधे तौर पर कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बातें नहीं करनी चाहिए, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए केवल झंडा फहराना नहीं चाहिए, प्रतीकात्मक रूप से साथ रहने की जगह सीधा सहयोग देते हुए सभी देशों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए और यूएनओ को भी इस पे क्विक कार्रवाई, सीधी कार्रवाई विभिन्न देशों को मिलाकर, विभिन्न देशों की सेना को मिलाकर इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार का आतंकी हमला किसी भी देश पर ना हो। ये थी आज की खबर का विश्लेषण कि कैसे हमास जो है वो दो प्रकार के गुटों में विश्व को बांट चुका है। मिलते हैं ऐसी ही किसी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।